नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। तो यहां पर देखते हैं भूगोल की एक ज़बरदस्त क्लास। आज के प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, तो आप लोग लास्ट तक रहें और इस क्लास का लाभ उठाएं। और एक बार जल्दी से सभी लोग दम से इसको शेयर और लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। तो हम स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से देखेंगे सभी 25 प्रश्न और आप भी खुद से प्रयास करें कि आप कितने प्रश्न कर पाते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, बालाघाट में किसके पर्याप्त भंडार हैं? सोना, मैग्नीज, हीरा या सीसा? तो बालाघाट है, ये मध्य प्रदेश का एक जिला है, शहर है। तो यहाँ पर खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर मैग्नीज के पर्याप्त भंडार हैं। तो दूसरा ऑप्शन होगा वो सही उत्तर होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, हिरण किसकी सहायक नदी है? हिरण किसकी सहायक नदी है? आप सभी आंसर दें। तो हिरण है वो किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। और नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक में। और अमरकंटक में एक बहुत बड़ी नदी सोन नदी का उद्गम स्थल भी है। सोन नदी भी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से ही निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर ताप्ती नदी का उद्गम स्थल पूछा जाए तो यह कहाँ पर है? मुल्ताई में। और अगर गोदावरी का उद्गम स्थल पूछा जाए तो यह कहाँ पर है? नासिक, महाराष्ट्र में। और उसी को हम त्र्यंबक पहाड़ी भी बोलते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप जरूर याद कर लें। हिरण किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक है। और ये कहाँ पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है फ्रेंड्स, या अरब सागर में। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? किस नदी की बात कर रहा हूँ? नर्मदा नदी की। और ये तो आपको सभी को पता होगा कि नर्मदा नदी क्या करती है? डेल्टा ना बना के एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, यह नर्मदा नदी डेल्टा ना बना के मुहाना बनाती है। और ये किस में गिरती? बता चुका हूँ, अरब सागर में। सभी आप रट लें। और अमरकंटक इसका उद्गम स्थल है। ताप्ती नदी मुल्ताई में। और ये भी अरब सागर में ही गिरती है। और ये भी क्या करती है? मुहाना बनाती है। और ये दोनों नदी, नर्मदा और ताप्ती, ही भारत में प्रमुख दो नदियां हैं जो क्या करती हैं? भ्रंश घाटियों से बहती हैं। तो कितने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, ऊधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ऊधम सिंह नगर जो जिला है वो उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और लगभग 16 लाख इसकी आबादी है, जो कि एक अफ्रीका का देश है गियना बिसाऊ, उसके बराबर है। तो यह कहाँ पर है? उत्तरांचल या उत्तराखंड। ये गलत पुराना नाम प्रिंट हो गया है, उत्तराखंड में। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? इस प्रकार का प्रश्न बहुत पूछा जाने लगा है। जिसका हिमालय पार उद्गम स्थल होगा भारत के बाहर, उसे बोलते हैं भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? घाघरा नदी। कौन सी नदी? घाघरा नदी, जिसका एक और नाम है और आ भी जाता है परीक्षाओं में, करनाली नदी। करनाली नदी, घाघरा नदी या करनाली नदी, जो तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के समीप उद्गमित होती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के पास इसका उद्गम स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स। तो घाघरा, जिसका अन्य नाम क्या है? करनाली नदी भी है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है। और हिमालय को पार करके नेपाल में प्रवेश करती है। तिब्बत से निकलती है, फिर इसके बाद कहाँ पहुँचती है? नेपाल में प्रवेश करती है। इसके बाद शारदा नदी में मिल जाती है। और इसकी लंबाई भी अच्छी खासी है, 1080 किलोमीटर। कितनी है? 1080 किलोमीटर घाघरा नदी की। तो सही आंसर क्या होगा? घाघरा, जो कि भारत से नहीं निकलती बल्कि कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। और इसका अन्य नाम क्या है? करनाली नदी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? लौटते हुए मानसून में ही अक्सर चक्रवात आते हैं। और पिछली क्लासों में भी जिक्र कर चुका हूँ कि अगर चक्रवात की जाए बात, तो वो अक्सर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर ही आते हैं। तो सही आंसर फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, भारत में कृषि के लिए रबड़ का पौधा कहाँ से लाया गया था?
तो रबड़ है वो अमेजन बेसिन में, जो कि ब्राज़ील के अमेजन बेसिन में जंगली रूप में उगने वाले हेबिया ब्राजीलिनियस वृक्ष के दूध को जमाकर प्राप्त किया जाता है और इसके बीज को 1876 में ब्राज़ील से भारत लाया गया था और कहाँ पर, दक्षिणी केरल के पहाड़ी ढालों पर लगाया गया था। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ब्राज़ील, दूसरा ऑप्शन। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो कभी खत्म ना होने वाला ऊर्जा स्रोत क्या कहलाता है, गैर परंपरागत। ठीक है, तो इसमें आता है फोटोवोल्टिक सेल, क्योंकि ये क्या है, रिचार्जेबल है, क्योंकि सूर्य कभी ना खत्म होने वाला ऊर्जा स्रोत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रकाश वोल्टीय सेल। प्रकाश वोल्टीय सेल है, गैर परंपरागत स्रोत है, जिसे हम फोटोवोल्टिक सेल भी बोल सकते हैं। और आंध्र प्रदेश में सालीजीपल्ली भारत का पहला गांव है जिसे सौर ऊर्जा से पूर्णतः विद्युतीकरण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात दर क्या है? ये तो आप सभी से बनना चाहिए, कम से कम 90% लोगों से प्रश्न बनना चाहिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात दर क्या है, 943। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गुलमर्ग में। इस प्रकार से लास्ट ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल बहुत अधिक है। तो ये इसका क्षेत्रफल है 21,75,600 स्क्वायर किलोमीटर। एक इसका ग्रीनलैंड द्वीप का क्षेत्रफल है, ठीक है, और यह आर्कटिक महासागर में स्थित है। हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, ये भी सभी लोगों से बनना चाहिए, कॉमन प्रश्न है। तो शुक्र सभी ग्रह में सर्वाधिक चमकीला है और शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे नंबर पर है। इसके साथ साथ इसे पृथ्वी की बहन के रूप में कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन शुक्र। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? तो 1 डिग्री के देशांतर के जाने पर फ्रेंड्स कितना अंतर होता है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, 4 मिनट का। कितना अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है 1 डिग्री देशांतर के जाने पर। और देशांतर क्या है, देशांतर ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। और एक प्रश्न और पूछा गया है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो 2 देशांतर के बीच की दूरी को गोरे नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गोरे नाम से। ये प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, 4 मिनट इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती हैं? आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती हैं? तो क्या होती हैं आइसोबार रेखाएं? सागर तल पर समान वायु दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोबार या समदाब रेखा कहा जाता है। तो ये बराबर दाब वाली रेखाओं को जोड़ती हैं। कौन सी? आइसोबार रेखाएं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। आइसोबार रेखाएं निम्नलिखित में से, फ्रेंड्स से 2 बार प्रश्न आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न ये है, गेसर या गीजर एक जल स्रोत होता है जो। तो फ्रेंड्स इसका जिक्र मैं पहले भी कह चुका हूं। गीजर एक प्रकार का गर्म जल का स्रोत है जिसमें समय समय पर गर्म जल तथा वाष्प निकलता रहता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नियमित अंतरालों पर जल और वाष्प फेंकता रहता है गीजर। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संवहनी वर्षा कहाँ होती है? तो समझ लें संवहनी वर्षा क्या है।
संवहनी वर्षा भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय क्षेत्र में होती है, जहां प्रतिदिन दोपहर तक धरातल के गर्म होने के कारण संवहन धाराएं उठने लगती हैं तथा 2 से 3 बजे तक घनघोर बादल छा जाते हैं तथा पूर्ण अंधेरा छा जाता है। और इस प्रकार की जो बरसात होती है उसे हम क्या कहते हैं? संवहनीय वर्षा कहते हैं। तो ये कहाँ पर होती है? विषुवतीय क्षेत्र में। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दो समुद्रों को जोड़ने वाले पानी के संकीर्ण विस्तार को क्या कहते हैं? तो दो समुद्रों को जोड़ने वाले पानी के संकीर्ण विस्तार को क्या कहते हैं? जलडमरू मध्य। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीनीकरण है? तो जिन संसाधनों का निर्माण अजैविक तत्वों से होता है अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे भूमि हो गया, जल हो गया, खनिज पदार्थ हो गए, लोहा, तांबा, सोना आदि क्या हैं? जल के अजैव और नवीनीकरणीय संसाधन है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात की जाए, सबसे सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो सबसे सही उत्तर होगा जल। जल क्या है? एक तो जल अजैव संसाधन है, इसमें वृद्धि विकास ETC नहीं होता है, ना ही रेस्पिरेशन इसमें होता है। तो जल क्या हो जाएगा? अजैव हो जाएगा। और नवीनीकरण, इसे नया भी किया जा सकता है, खत्म नहीं होगा। तो जल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं लौह अयस्क की बात करूं फ्रेंड्स, तो लौह अयस्क क्या है? अजैव तो है, अजैव तो है, लेकिन ये क्या है? नवीनीकरण नहीं है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा? लौह अयस्क के भंडार बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सही आंसर क्या हो जाएगा? जल इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है देहरादून में। तो बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निलंबी घाटी निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा बनती है? तो जब हिमनद की मुख्य घाटी के तल से उसमें मिलने वाली सहायक घाटियों के तल अधिक ऊंचे हो जाते हैं तो सहायक घाटियां मुख्य घाटी पर लटकती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसीलिए इन्हें निलंबित घाटियां कहते हैं। तो यह हिमनद के कारण बनती हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? सभी आंसर दें, बहुत ही कम लोगों से बनने वाला है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना। और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। तथा क्षेत्रीय शाखाएं चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई और नागपुर। तो 1875 में राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम है? कहाँ पर इनका संगम होता है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदियां गंगा नदी का प्रमुख स्रोत है और इन नदियों का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में इनका संगम होता है। तो दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। और यहीं से यह संयुक्त धारा गंगा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है, जिसमें धान और ज्वार बाजरा आदि मुख्य फसलें हैं? तो जिन फसलों की बुवाई कब की जाती है? मई जून में की जाती है, उन्हें तो हम खरीफ की फसलें कहते हैं। तो इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स, पर्यावरण से लेके कई प्रकार के एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है, मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मैंग्रोव की खेती के लिए पश्चिम बंगाल का दक्षिणी 24 परगना जिला प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? हमारा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज पैदा करता है? तो भारत में सबसे अधिक मैंगनीज उड़ीसा पैदा करता है। उड़ीसा में सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन होता है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो सही आंसर, और इसको याद कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उड़ीसा इसका सही उत्तर होगा। अब हम आखिरी प्रश्न पर आते हैं, और फ्रेंड्स जरूर आप बताना 25 में से आपके इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कितने प्रश्न बने, और एक बार जरूर सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दें। कोस्टारिका की राजधानी क्या है? तो कोस्टारिका कहाँ पर है? मध्य अमेरिका में कैरिबियाई देश है। कहाँ पर स्थित है? मध्य अमेरिका में कैरिबियाई क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा देश है। 20वीं शताब्दी के मध्यकाल में एक 44 दिन के भयंकर गृह युद्ध के बाद 1949 में इस देश ने अपनी सेना को समाप्त कर दिया था, और यह विश्व के उन गिने चुने देशों में जिसकी कोई अपनी सेना नहीं है। तो इसकी राजधानी क्या है? ये याद रखें, कोस्टारिका एक कैरिबियाई देश है, तो इसकी राजधानी है सैन होजे। तो चौथा ऑप्शन सही उत्तर होगा। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।